नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एग्जाम के पर्पज से या आने वाले एग्जाम के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल भी रहेगा। पिछली कक्षा में हमने भारत से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां, उसके इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ जानकारी आपको बताई थी और ये भी बताया था कि भारत की अवस्थिति, भारत की स्थिति, भारत की अक्षांश रेखा है, भारत की देशांतर रेखा है या मानक देशांतर रेखा है, भारत का उत्तरतम बिंदु, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, इन सभी के बारे में हमने बताया था। और भारत का टोटल एरिया कितना है, विश्व का कितना परसेंट रखता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। और जिसका टॉपिक क्या है, भारत के भौतिक विभाग। अब भारत के भौतिक विभाग से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि भौतिक चीज क्या होती है, फिजिकल पार्ट क्या होता है। भौतिक का मतलब ये होता है कि ज्योग्राफी पर्पज अगर आप भौतिक बात कर रहे हो या भौतिक विभाग की बात कर रहे होते हैं, नेचुरल बेस, प्रकृति के द्वारा निर्धारित, प्रकृति में होने वाले उत्साहित परिवर्तन या प्रकृति में होने वाले भूहलचलों के दौरान जो भी किसी की धरातल के ऊपर जो आपको दिखाई देता है या धरातल के आंतरिक भाग में चट्टानों के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है और उसी का इम्पैक्ट वहां के धरातल पे देखने को मिलता है। और वही क्या है, वही नेचुरल बेस क्या अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिफाइन किए जाते हैं। उन डिफरेंट पार्ट को, उन अलग अलग भागों को हमने एक भौतिक स्थिति एक नाम दे दिया, एक पर्टिकुलर एक बड़े एरिया को भी डिफाइन करती है और वहां के क्लाइमेट को, वहां की पोजीशन को, वहां की अदर जो जियोमॉर्फोलॉजी होती है उसको भी प्रभावित करती है। सामान्य रूप से भी समझना चाहेंगे कि विश्व यानी पूरी दुनिया में यदि हम बात करने की कोशिश करें कि पूरी दुनिया में महाद्वीप है, महासागर है, देश है, राज्य, ये सभी क्या ये आपकी पृथ्वी पर है। महाद्वीप भी आपकी पृथ्वी पर है और सागर भी आपकी पृथ्वी पर है। हम आज बात करने वाले भारत के भौतिक विभागों की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है। ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है, तो देखिए ग्लोब में ये भारत की स्थिति है जो एक एशिया महाद्वीप का एक भाग है। तो सामान्य रूप से ये क्वेश्चन बनता है कि भारत किस महाद्वीप का भाग है, भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। दुनिया में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, दुनिया में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि। यानी इन सभी को यदि हम देखें तो उनमें से किसी एक महाद्वीप की बात की तो उस महाद्वीप एशिया और एशिया का एक देश भारत। तो भारत की स्थिति को जो आज हम देख रहे हैं पर्टिकुलर तरीके से, जो आप आज आप इसकी कंडीशन देख रहे हो कि भारत कहां पर स्थित, देखिए वापस से देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है। यानी करोड़ों वर्ष पहले क्या भारत की स्थिति ऐसी नहीं हुआ करती थी और भारत की स्थिति विषुवत रेखा से नीचे की ओर हुआ करती थी। लेकिन आपको एक ये जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आज वर्तमान में देख रहे हो, उससे पहले क्या था। तो पहले पेंजिया और पेंथालासा दोनों आपने सुने होंगे। एक पेंजिया था, पेंजिया, पेंजिया, और एक था पेंथालासा, पेंथालासा, पेंथालासा। अभी जो पेंजिया और पेंथालासा क्या था, स्थल भाग को क्या कहती है, स्थल भाग, स्थल भाग क्या कहला है, पेंजिया ए लैंड मास एरिया, ए बिग लैंड मास एरिया, ए बिग लैंड मास एरिया, ए बिग लैंड मास एरिया को हमने पेंजिया डिफाइन किया। पेंथालासा क्या था, जलीय भाग, जलीय भाग। या उसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे ये पेंजिया, पेंजिया और इसके चारों जो जल की स्थिति उसको हमने क्या कह दिया, पेंथालासा, पेंथालासा। अब इस पेंजिया पेंथालासा को समझते हैं। जो पेंजिया और पेंथालासा था यानी जितना भी वाटर बॉडीज है अराउंड कॉन्टिनेंट या अराउंड लैंड मास एरिया, वो सभी क्या कहलाता था, वो सभी पेंथालासा कहलाता था। और इसके बीच में क्या था, ये जो पेंजिया जो सॉलिड पार्ट, सॉलिड लैंड मास, लैंड मास, और किसमें था, ये जॉइंट स्टेट में, जॉइंट स्टेट यानी संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप कह सकते हैं, संयुक्त अवस्था, अवस्था। यानी ये पूरी दुनिया की जो स्थिति आप देख रहे हो, महाद्वीपों की स्थिति देख रहे हो, ये सभी महाद्वीप के एक पेंजिया से परिपूर्ण थे, पेंजिया से बंधे हुए थे। लेकिन किसी कारण यानी कोई बल लगने के कारण क्या हुआ, पेंजिया में विखंडन हो गया, विखंडन हो गया। और पेंजिया विखंडन हुआ तो पेंथालासा किसकी तरफ आ गया, पेंजिया की तरफ। यानी जो पेंथालासा था ये जब भी टूटेगा
तो कहाँ फिर हो जाएगा, इसके बीच में, यानी पेंजिया जहां जहां टूटा उनके बीच में जल की राशि बढ़ने से महासागरों का निर्माण हुआ। और उसी के जो पास में बड़े लैंडमार्क थे उनको हमने महाद्वीप का। इसी कारण से हमने ये कहा कि जो स्थिति आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया की, कि दूर दूर आपको महाद्वीप नजर आ रहे हैं, वो एक समय में जैविक अवस्था में पेंजिया के रूप में थे। और वर्तमान में भारत की बात करें तो भारत में क्या था, भारत में पेंजिया का ही भाग है। अब पेंजिया में भी दो भाग हुआ करते थे, पेंजिया में भी दो भाग हुआ करते थे। एक ऊपर का कहलाता गोंडवाना लैंड, सॉरी ऊपर का कहलाता था लोरेशिया, लोरेशिया, और नीचे जो दक्षिण का भाग था उसको कहते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किसका भाग है, भारत किसका भाग है, लोरेशिया का भाग है या गोंडवाना लैंड का? भारत किसका भाग है, भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। क्योंकि एक स्थिति और समझते हैं कि जो भारत की जो दक्षिण की स्थिति होती है या गोलार्ध की जो दक्षिण की स्थिति होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। तो जो दक्षिण गोलार्ध था वो पूरा एक तरीके से क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड का पार्ट कहलाया। और दक्षिण में जितने भी है उन सभी को काउंट करते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो भी भाग थे वो किसके भाग पार्ट कहलाए, वो लोरेशिया के भाग कहलाए। तो भारत किसका भाग था, भारत गोंडवाना लैंड से टूट के बना हुआ एक देश है जो एक एशिया महाद्वीप का भाग है। और धीरे धीरे टाइम स्केल के अनुसार ये करोड़ों वर्ष पूर्व भारत की स्थिति धीरे धीरे ऊपर जाती रही। यानी सिंपल सी कि जो प्लेट हुआ करती थी, एक यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन प्लेट हुआ करती थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन अफ्रीका प्लेट जब टूट के ऊपर गई, नॉर्थ साइड में गई, तो ऊपर से एशियाई प्लेट इसके पास में, जिसको यूरेशियाई प्लेट कहते हैं, वो इसके पास में आने लगी, जिस कारण से इनमें एक निर्माण की अवस्था हुई। आपके हिमालय की स्थिति इन्हीं दो प्लेटों के आपस में सरकने के कारण, एक दूसरे से सरकने के कारण हिमालय की भी उत्पत्ति समझी जा सकती है। इट मींस सामान्य रूप से क्या कहना चाहते हैं कि सामान्य रूप से ये कहना चाहते हैं कि जो भारत की भौतिक स्थिति है वो उसका निर्माण कैसे हुआ। और भारत की भौतिक स्थिति इसलिए कि भारत अपने आप में एक विशाल उपमहाद्वीप है, और विशाल उपमहाद्वीप होने के कारण इस भारत में जो भूगर्भीय काल में जो हलचल हुई या भूगर्भीय कालक्रम का निर्माण जो गुजरा है, उसी के आधार पर यहाँ के उच्चावचों का निर्माण हुआ है। और इन उच्चावचों के ऊपर किसका, अपक्षय का, अपर्दन का, निक्षेपण का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। और उसी के कारण उच्चावचों में परिवर्तन या संशोधन वर्तमान में दिखाई देता है। देन हम ये कहना चाहते हैं कि जो भौतिक स्थितियों के आधार पर किसी भी देश की धरातलीय स्थितियों को यदि विभाजित करते हैं तो भौतिक विभाग क्या होते हैं, भौतिक विभाग हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे ऊपर के भाग को हमने अलग तरीके से बताया, इस वाले भाग को अलग तरीके से बताया, इस वाले भाग को अलग तरीके से बताया। इट मीन हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी भौतिक विभाग दूसरे भौतिक विभाग से एक जैसा समानता नहीं रखता, उसमें किसी भी प्रकार की समानता नहीं पाई जाती है, यानी उनमें कोई ना कोई अंतर जरूर होता है। तो भारत के जो भौतिक विभाग होंगे वो भी क्या होंगे, एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर होगा। और इसी आधार पर हमने भारत को कितने भौतिक विभाग में बांटा और भारत की भौतिक विभाग की स्थिति कहाँ पर है, ये सभी हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले एक चीज समझना चाहेंगे कि हमने कहा कि उच्चावच, तो उच्चावच क्या चीज होती है। देखिए उच्चावच के बारे में बताते हैं आपको, उच्चावच क्या चीज होती है। उच्चावच धरातल के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे विभाग होते हैं या नीचे जैसे विभाग होते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी उच्चावच ही कहलाते हैं। और उच्चावचों के आधार पर स्थल धरातल को देखते हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर गर्त है, कहीं पर झील है। तो देखिए दोस्तों कि उच्चावच जिसको हम रिलीफ कहते हैं, उच्चावच, उच्चावच या रिलीफ, रिलीफ ये क्या चीज होते हैं। उच्चावच कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ रिलीफ 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी, प्राइमरी जिसको हम प्राथमिक कह सकते हैं, प्राथमिक उच्चावच। नंबर 2 द्वितीय उच्चावच, सेकेंडरी, सेकेंडरी या द्वितीय उच्चावच। नंबर 3 तृतीय या टर्सरी, टर्सरी या तृतीय प्रकार के उच्चावच। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि कितने प्रकार के उच्चावच होते हैं, 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में देखिए नंबर 1
महासागर, महासागर, ओशियन, ओशियन। नंबर 2 महाद्वीप, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। नंबर 2 सेकेंडरी में पर्वत, पर्वत, पठार, मैदान, झील, ब्रंश, ब्रंश, माउंटेन, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, लेक, ब्रंश। 5 तृतीय में अपर्दन, अपक्ष से निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति, स्थलाकृति। यानी कि 3 प्रकार की उच्चावच होता है। अभी उच्चावच क्या चीज है? उच्चावच देखिए, ये जो धरातल के ऊपर ऊंचे उठे भाग या नीचे जैसे भाग होते हैं, या ऊंचे उठे या नीचे, तो इन दोनों के बीच की जो एरिया होता है, ऊंचे और नीचे भागों के जो जितने भी एलिवेशन पार्ट होता है, एलिवेशन एरिया होता है, उसी को सम्मिलित रूप से हमने रिलीफ के लिए उच्चावच के लिए, यानी सामान्य रूप से क्या हो गया कि धरातल के ऊंचे नीचे जो भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। और रिलीफ 3 प्रकार के या टाइप 3 प्रकार होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी ओशन होता है और सेकेंडरी महाद्वीप होता है। ओशन के बारे में जानते हो कि एज ए वाटर एरिया, जैसे सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब क्या है? ये सभी ओशन में इंक्लूड होता है। तो क्या है? प्राइमरी। नंबर सेकंड क्या है? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये सभी किसमें होंगे? ये सभी महाद्वीप में होंगे। महाद्वीप यानी बड़े लैंड मास, बिग लैंड मास एरिया होते हैं, बड़े स्थल भागों को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। सेकंड में पर्वत, पर्वत को आप जानते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, झील, लेक्स एंड और फ्रंटियर, 5 ब्रांच। तृतीय में अपर्दन, अपक्ष से निक्षेपण। ये अपर्दन, अपक्ष से निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ये अपर्दन क्या होता है? अपर्दन का मतलब ये होता है कि एज ए डायनेमिक फैक्टर, डायनेमिक फैक्टर होता है। अपक्ष से क्या होता है? स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स फैक्टर होता है। निक्षेपण क्या होता है? डिपोजिटेशन, डिपोजिटेशन होता है। यानी अपर्दन जब चट्टानें टूट फूट के एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो उसको तो हम क्या कहते हैं? उसको हम अपक्ष से कहते हैं। और जब ये चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाती है, मूव कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपक्ष से क्या? स्टैटिक्स मेथड, यानी डायनामिक में स्टैटिक, यानी चट्टानें टूटेगी फूटेगी और वहीं पर टूट फूट के एकत्र हो जाएगी, जमा हो जाएगी। बट वायु के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा या पवन के द्वारा या सागर के द्वारा जब ये चट्टानें को जो कण होते हैं, चट्टानों बड़े टुकड़े होते हैं, वो किसी कारण से मूव कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चले जाते हैं, उड़कर चले जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और जब उड़कर चले जाते हैं तो कहीं न कहीं जाकर इनका क्या होता है? जमाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक चीज बताते हैं कि दुनिया में या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो, या हम कहें पृथ्वी की बात करें तो, पृथ्वी पर 2 प्रकार के फोर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक होता है एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक का मीनिंग होता है कि आंतरिक भाग से लगने वाले बल, और एक होता है एक्सोजेनेटिक। एंडो प्लस एक्सो, एक्सो, एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडो, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक फोर्स आंतरिक भाग से लगते हैं, आंतरिक भाग से लगते हैं, और ये बाहरी कहां पर? पृथ्वी पर।
पृथ्वी पर, दोनों के लिए पृथ्वी पर। अब देखिए जो आपकी पृथ्वी, जिसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, और सबसे सुंदर है जहां पर मानव निवास करता है, मानव अपनी विकास के आयामों को संचालित करता है। तो इस प्रकृति के द्वारा और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के द्वारा या विवर्तन घटनाओं के द्वारा अगर हम देखें तो इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और जिसे हम अंतर्जात बल कहते हैं। उस अंतर्जात बल के द्वारा क्या धरातल पर असमानताएं का सृजन होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, भ्रंश आदि का निर्माण होगा। यदि हम बैठजात बल की बात करें, बैठजात बल पृथ्वी के ऊपरी भाग पर लगने वाला बल, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा ये जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, असमानता होता है, उनको क्या समतल भाग में कन्वर्ट करता है, जिसको हमने तृतीय में काउंट किया है, जिसमें हमने कहा कि अपवर्तन का, अपक्षय का, निक्षेपण का। तो ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी एनी फैक्टर के द्वारा इन सब में क्या होता है, परिवर्तन होता है और ये सरफेस को प्लेन करता है। तो देन डेविस महोदय ने कितनी अच्छी बात की कि एक ऊंचा उठा हुआ भाग किस प्रकार से समय के प्रक्रम के अनुसार, समय के प्रतिफल के अनुसार एक समतल अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो ऊंचा उठा हुआ भाग था उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर पहले इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण तो हुआ एंडोजेनेटिक फोर्स से, एंडोजेनेटिक फोर्स से, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, पर्वत का निर्माण, ये सब क्या है, धरातल के आंतरिक भाग में होने वाली भूगर्भीय हलचलों के दौरान एंडोजेनेटिक फोर्स कार्यरत रहा। अब जब ये धीरे धीरे क्या हुआ, यही ऊंचा उठा हुआ भाग, यही जो पर्वत का ऊंचा उठा हुआ भाग है, वो क्या हुआ, इस एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा धीरे धीरे क्या होगा, समतल प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस फैक्टर के द्वारा, इरेजन के द्वारा, वेदरिंग के द्वारा, डिपोजिटेशनल के द्वारा, यानी अपवर्तन, अपक्षय, निक्षेपण, बैठजात बल के रूप में यहाँ पे कार्य करेंगे उसके आधार पर। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जब हम भारत के भौतिक विभाग की बात करेंगे तो उससे समझने का पहले ये कारण ये था कि हमें ये तो मालूम हो कि ये भारत का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से उत्साहों में परिवर्तन हो गया। तो ये भौगोलिक स्थितियों को, ये धरातल की भौगोलिक स्थितियों को भूगर्भिक हलचलों के द्वारा, यानी टेक्टोनिक मूवमेंट के दौरान यदि समझते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जो आज स्थिति हम देख रहे हैं उससे पहले क्या क्या भूगर्भीय हलचलों के दौरान चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, और उन परिवर्तनों के आधार पर उत्साहवों ने अपने नए अपने प्रतिरूप निर्धारित किए। तो आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाग की। भारत के भौतिक विभाग कितने हैं, तो इसको समझने से पहले हम आपको एक स्टोरी बताना चाहेंगे कि भारत के भौतिक विभाग कितने हैं और भारत के भौतिक विभागों का फैलाव कहाँ कहाँ पर है। एग्जाम में पूछा जाता है, कोई कहता है कि भारत के भौतिक विभाग 3 है, कोई कहता है 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है। तो सामान्य रूप से इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि भारत के भौतिक विभाग कितने हैं। हम आपको बताते हैं कि भारत के भौतिक विभाग कितने हैं। इसमें एक स्टोरी है जो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। देखिए दोस्तों कि एक गांव था जिसमें 6 भाई रहते थे और 6 भाई एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बड़ी लगन से कर रहे थे। उनकी मेहनत सफल हुई। क्यों? जो मेहनत करता है वो सफलता जरूर हासिल करता है। 6 भाइयों को नौकरी मिली और जहां उनकी नौकरी की जो पोस्टिंग हुई वो सभी की दूर दूर हुई। प्रथम जो भाई था, पहला भाई था, उसकी पोस्टिंग कहाँ हुई? फर्स्ट नंबर वाले भाई की उत्तराखंड में, उत्तराखंड हुई। जो सेकंड नंबर का भाई था उसकी कहाँ हुई? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। थर्ड नंबर भाई की कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। नंबर 4 जो भाई था उसकी कहाँ? गोवा में। 5वें नंबर की भाई की कहाँ हुई? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। 6 नंबर के भाई की जैसलमेर में, जैसलमेर। देखिए जब इनकी पोस्टिंग हो गई तो भाई आपस में बात करेंगे, एक दूसरे को खुशखबरी देंगे कि मैं पहुंच गया हूं सही तरीके से। तो जब फर्स्ट वाले भाई ने जब बात की दूसरे भाई से, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं यहाँ पे काफी अच्छी जगह, पूरा एरिया पर्वतों से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, नदियों का उद्गम स्थल है, कहीं पर नदी घाटियां है, कहीं पर दर्रे हैं, कहीं पर आप देखोगे कि बड़े बड़े वनाच्छादित एरिया भी है, एक हिम रेखा भी दिखाई देती है। और पूरी जो पर्वत श्रृंखला काफी लंबी फैली हुई है, जो बर्फ से आच्छादित भी है और कई ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट भी हमारे इधर ही मिलेगी भैया, इसके आसपास। वैसे तो माउंट एवरेस्ट का नेपाल में, तो माउंट एवरेस्ट की बात तो भैया जब बात की लोगों ने तो काफी अच्छी जगह गया, काफी अच्छे एरिया में गया, लेकिन पर्वतीय एरिया, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी पर्वत श्रृंखला को देखने के पश्चात अगर आगे हम जाते हैं तो तिब्बत का पठार या चीन देश की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है।
तो ये इन भाइयों को समझ में आ गया कि वो कहीं पर्वतीय एरिया में गया है, ठीक है। और जब दूसरे नंबर के भाई ने अपने भाइयों से बात की, उन्होंने कहा कि भैया काफी अच्छा एरिया, प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है, यहाँ पे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित मैदान है, अच्छी फसल होती है, काफी जनसंख्या निवास करती है। ऐसे यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि ये एरिया एक तरीके से खाद्यान्न भंडार है जो पूरे देश की खाद्यान्न की आपूर्ति में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाता है। ये बात सुन के बड़े खुश हुए, यानी कि भैया अच्छी जगह पर है। और जो नंबर 3 वाले ने बात की कि आंध्र प्रदेश में जब उसका सिलेक्शन हुआ है तो उन्होंने कहा कि भैया एक पठारी क्षेत्र है, एक पठारी एरिया है जहाँ पे कई खनिज संसाधन है और लोग खनिज संसाधनों में लगे रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो विकास में यानी आर्थिक विकास की भूमिका को अदा करते हैं। नंबर 5 वाले से पहले गोवा की बात करें, नंबर 4 पे जो भाई था उसने अन्य भाइयों से जब इससे बात की गई तो उसने कहा कि भैया मुझे मजा है, अच्छी जगह हुई है, मस्ती से घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तटीय क्षेत्र है, गोवा है, तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे मौसम सामान्य बना रहता है, न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है, और बीच पे घूमने जाया करता है। तो बड़े खुश हुए कि चलो ये तो बहुत अच्छी जगह पे गया है। और जब नंबर 5 वाले से बात की तो उसने कहा अपने भाइयों की एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है कि अभी अभी जैसे मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है और यहाँ पे एक नेटवर्क यानी 5G का नेटवर्क स्टार्ट कर दिया गया। मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट को अभी अभी उद्घाटन किया गया और जिसको चेन्नई से अंडमान निकोबार से कनेक्ट कर दिया गया है। और अब मैं भाई आपसे हमेशा 24 घंटे बात कर पाऊंगा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इंटरनेट सेवा फैसिलिटी अवेलेबल है। हम कुछ दूरी पर है, एक द्वीप वाले एरिया पर है जिसके चारों तरफ जलीय एरिया है, लेकिन अच्छा है, मुझे यहाँ पे खुशी है कि मेरी अच्छी जगह पे पोस्टिंग हुई है, ठीक है। जो लास्ट वाले भाई से जब बात करते हैं तो वो बड़ा उदास होता है। वो कहता है कि सिलेक्शन हुआ लेकिन यहाँ पे काफी गर्मी है, तापमान ज्यादा है, धूल भरी आंधियां है और यहाँ पे पेट्रोल और खनिज तेल या कोल इनकी ज्यादा बात की जाती है। इट मीन वो समझ सकता है कि वो किस एरिया में चले गए। अब इन्हीं के आधार पर हम ये बताना चाहेंगे कि जो भौतिक विभाग है तो इन सब ने क्या, किसी ने पर्वत की, किसी ने मैदान की, किसी ने पठार की, किसी ने तटीय भाग की, किसी ने द्वीप की, किसी ने मरुस्थल जैसे एरिया की बात की। इट मीन ये सब क्या हो गए, ये सभी क्या एक तरीके से आपके फिजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड कुछ रीजन्स हो गए, कुछ एरिया हो गए जिनको हम भौतिक विभाग की दृष्टि से समझ सकते हैं। और हमारा टॉपिक भी क्या है, भारत के भौतिक विभाग। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के भौतिक विभाग कितने हैं, तो आंसर क्या है कि भारत के भौतिक विभाग कितने, 6 हैं। कितने, 6 हैं, क्योंकि भाई कितने, 6 हैं। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात की जाए कि कितने भाग है, 6 भाग है। और 6 भाग में नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 का क्या नाम है, नंबर 1 पे आ जाएगा, पहले हमने की सीरीज नंबर 1 पे, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 आंध्र प्रदेश हो गया। नंबर 4 गोवा हो गया। नंबर 5 अंडमान निकोबार हो गया। नंबर 6 जैसलमेर हो गया। देखिए दोस्तों, स्टोरी समझाने का मतलब ये था कि आपको भौतिक विभाग समझ में आ जाए और वहां की स्थिति से परिचित हो जाओ, इसलिए हमने एक स्टोरी के द्वारा बताया। भाई कितने थे, 6 थे। किसके तैयारी की, गवर्नमेंट जॉब की। सिलेक्शन हुआ और दूर दूर स्थानों पर गए। तो जिन स्थानों पे गए वही क्या है, वही आपके भारत के भौतिक विभाग है, डिफरेंट टाइप्स के। तो सबसे पहले क्या, पर्वत वाले एरिया में, दूसरा मैदानी एरिया में मैदान की बात की, तीसरे ने पठार की बात की, चौथे ने तट की बात की, द्वीप की बात की अंडमान निकोबार में, और इसने डेजर्ट की बात की, डेजर्ट मरुस्थल की बात की, यानी मरुस्थल की बात की। तो देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए कि कितने भाग है भौतिक विभाग, 6 भाग है। कौन कौन से, नंबर 1 लिखता है, नंबर 1 उत्तर पर्वतीय, उत्तर पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं, उत्तर पर्वतीय हिमालय, उत्तर पर्वतीय हिमालय भी कहते हैं, नॉर्थ माउंटेन हिमालय रेंज, उत्तर पर्वतीय हिमालय श्रृंखला भी कह सकते हैं, श्रृंखला। नंबर 2 क्या कहेंगे, नंबर 2 कहेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान,
नंबर 3 पर दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 पे दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार हो गया। नंबर 4 पर तटीय प्रदेश। नंबर 5 पे द्वीपीय, और नंबर 6 पर मरुस्थल। यानी फाइनली कितने 6 भाग होता है। कुछ किताबों में 5 मिलते हैं, कहीं पर 4 मिलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबों में मिलता है तो वहां पे क्या होता है, तटीय भाग को और द्वीप को एक साथ बता दिया जाता है, इसलिए वो 4 हो जाते हैं या 5 हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 6 भाग की स्थिति हम बताते हैं। 6 भाग की हमने बात ही की गई है, इनकी पोस्टिंग हुई वही इनके फिजिकल डिवीजन के आधार पर की गई कि नंबर 1 ये। तो नंबर 1 पे क्या हो गया, नंबर 1 पे इस वाले भाग को हमने क्या किया, उत्तर पर्वतीय हिमालय पर्वत श्रृंखला के भाग में, उत्तराखंड भी इसमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये पश्चिम से और पूर्व तक, यानी सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक जो ये रेंज फैली हुई है, पूरी पर्वत श्रृंखला बड़ी फैली हुई, जिसको हमने क्या किया, उत्तर पर्वतीय हिमालय श्रृंखला। उत्तर क्यों, क्योंकि भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण नाम क्या है, उत्तर पर्वतीय हिमालय श्रृंखला, क्योंकि पर्वतीय श्रृंखलाएं ज्यादा है इस कारण से। और जो हमने कहा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में। तो नेपाल में भी क्या है, एक हिमालय श्रृंखला के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। तो उत्तर का एरिया क्या होगा, पूरा उत्तर पर्वतीय हिमालय श्रृंखला। नंबर 1 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का नंबर 1 क्या होगा, उत्तर पर्वतीय हिमालय श्रृंखला, नॉर्थ माउंटेन हिमालय रेंज। नंबर 2 की बात करें, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन या एरिया। तो ये जो जितना भी पूरा एरिया है ये सब क्या है, ये सब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का ही एरिया है। तो नंबर 2 का सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया हो गया। नदी है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा है, वो यहाँ पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के पास में स्थित है। दोस्तों कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है या उपजाऊ डेल्टा कौन सा है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा भी यही स्थित है। और इन्हीं गंगा ब्रह्मपुत्र यानी मैदान है, तो प्लेन एरिया है, यानी खाद्यान्न के भंडार है, उपजाऊ क्षेत्र है, फर्टाइल एरिया है, नदियों का एरिया है, तो यहाँ पे खाद्यान्न आपूर्ति यानी फसलें अधिक होगी, उपजाऊ क्षेत्र होगा, इस कारण से इसका अपने आप में एक बड़ी एक भूमिका होती है मानव की खाद्यान्न आपूर्ति को पूरा करने में। अगला है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, ये जो पूरा एरिया नजर आ रहा है एज ए पेनिनसुलर एरिया, प्रायद्वीपीय, तो दक्षिण में कर्क रेखा के यहां से गुजरती कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश की नॉर्थ पे कर्क रेखा से गुजरती है। तो कर्क का जो ऊपर में उत्तर करके दक्षिण, इसलिए क्या कहते हैं, दक्षिण प्रायद्वीपीय एरिया। प्रायद्वीप यानी ट्रायंगल शेप में है, पठार यानी प्लेटू पठार यानी खनिज संसाधनों के भंडार होते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे पर्वत श्रृंखलाएं भी पाई जाती है, पठारी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार, रानीगंज, ये सब क्या, ये सब पठारी एरिया में स्थित है। अगला है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र की बात करें, ये एरिया तटीय कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी एरिया पर्टिकुलर आपको नजर आ रहा है वो सब क्या तट है। तट को हम क्या कहते हैं, तट को कोस्टल कहते हैं, कोस्टल रीजन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी एरिया हो वो सब क्या है, तटीय भाग में होगा, जो तटीय प्रदेश हो गया। अगला है द्वीपीय एरिया। द्वीप की भारत में कई द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, मालदीव है, और पवन द्वीप है, निमोर द्वीप है, ये सभी क्या इंक्लूड रूप से हमने एक द्वीप के द्वारा